एक तरफ इस वर्ल्ड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो इंडस्ट्री और तरक्की दिखाती हैं, पर लोग ऐसे ड्रेस्ड हैं जैसे कोई फैंटेसी वर्ल्ड हो। फिर हमें एक यंग लड़का दिखता है जो एक्साइटेड आवाजों से डिस्ट्रैक्ट हो गया है, जिससे क्लियर होता है कि इस वर्ल्ड में एक क्लास सिस्टम है। शोर जहां से आ रहा था वो कहता है कि उसने समनर क्लास चूज की है और अब सबको उसकी टीम ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि वो उन्हें एकेडमी ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। पर प्रीस्ट क्लास वाली लड़की कहती है कि उसकी क्लास समनर से कहीं ज्यादा कूल है और वो तो एक बोरिंग इंसान है, तो उसे उसकी टीम ज्वाइन करनी चाहिए। जाहिर है, ऐसी कड़वी बातों से झगड़ा होता है और वे एक बार में सब डिसाइड करने का फैसला करते हैं। पर हीरो इन मामूली लोगों को देखते हुए सोचता है कि 3 साल पहले उसे एक स्पेशल टैलेंट मिला था और इस टाइम में उसकी सोच पहले ही इतनी भर चुकी है कि वो सारी अजीब चीजों का आदी हो चुका है। ठीक 70 साल पहले रियलिटी गेम के साथ जुड़ गई और ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आए। जैसे गेम में लेवल्स, क्लासेस और इक्विपमेंट होते थे, वैसे ही ये एक इंसान की दौलत और स्टेटस की पहचान बन गए। लेवल अप करना बॉडी को बहुत ताकतवर बना सकता है और क्लास और स्किल्स पावर को सही तरीके से बांटने में हेल्प करते हैं। पर यह सब आसान नहीं था। बदले में वर्ल्ड ने अपनी शांति खो दी क्योंकि गेम के मॉन्स्टर्स भी रियलिटी में आ गए। इस वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पावर है, जिसका मतलब है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। मेन कैरेक्टर की इन बातों को टीचर ने बीच में रोक दिया, जो क्लासरूम में अचानक आ गया। वो लड़ाई को रोकता है और सबको क्लास के तुरंत बाद घर जाने का ऑर्डर देता है। टीचर फिर हीरो की तरफ मुड़ता है, उसका नाम युनचेन है और बूढ़े आदमी के हिसाब से उसने अभी तक क्लास चूज नहीं की है, तो अगर वो एग्जाम से पहले ऐसा नहीं करता तो वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। पर युनचेन के फेस पर भाव देखकर लगता है कि उसे टीचर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बूढ़ा आदमी लेक्चर देना जारी रखता है। वो कहता है कि ये लड़का खुद में कंफ्यूज्ड है। भले ही अभी बिना किसी खास क्लास के उसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, पर वो अभी भी सब शुरुआती हैं और पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते। जितना वो अपनी काबिलियत की हद के करीब जाएगा, उतनी ज्यादा कमियों का उसे सामना करना होगा। और इसके अलावा खास क्लास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टैट्स और स्किल्स देती है। वो ईमानदारी से युनचेन से कहता है कि अपने भले के लिए आखिरकार अपनी क्लास चूज कर ले, पर ये लड़का अपने ख्यालों में खोया है और बूढ़े आदमी से कहता है कि चिंता न करे क्योंकि उसे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग क्लास से कुछ ज्यादा चाहिए। उसका असली मकसद इस वर्ल्ड के सबसे ऊपर खड़ा होना है। फिर उसके मन की बात शुरू होती है। युनचेन उन स्किल्स के बारे में सोचता है जो उसे बिना क्लास के भी सिस्टम की वजह से मिल सकते हैं। सिस्टम उसे डेली वर्कआउट करवाता है, 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स। ये सारे डेली टास्क करके उसे अपना रिवॉर्ड मिलता है। बहुत से लोगों को इतने स्किल पॉइंट्स और स्टैट्स सिर्फ सबसे मुश्किल चुनौतियों को पार करके मिलते हैं, पर युनचेन को ये सब अपने डेली मिशंस के लिए फ्री में मिलते हैं। जैसे टीचर ने कहा था, बिना क्लास वाले लोगों के बहुत सारे नुकसान होते हैं। उन्हें बहुत कम स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। हालांकि उनके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं क्योंकि वो बेसिक होते हैं और ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। पर युनचेन के पास काफी पॉइंट्स हैं। वो किसी भी क्लास के स्किल्स को बढ़ा सकता है और ये कहा जा सकता है कि वो एक ऑलराउंडर प्लेयर है। अपनी ताकत को बढ़ाते हुए युनचेन सोचता है कि सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि सब कुछ जल्दी हो सकता है और कोई उसके स्टैट्स नहीं देख पाएगा और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच जाती हैं। हमेशा की तरह ये लड़का सारे मिले हुए पॉइंट्स को बराबर बांटता है, हर एक को 2 पॉइंट्स। रिवॉर्ड पाने के तरीकों की बात करें तो सिर्फ डेली मिशन ही नहीं, सिस्टम खास मिशन भी देता है, जैसे एकेडमी कैसे ज्वाइन करनी है और एंट्रेंस एग्जाम्स के रिजल्ट्स जितने बेहतर होंगे, रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा होगा। और रिवॉर्ड्स ने युनचेन को कभी निराश नहीं किया, तो कल वो 100% देगा। और इस तरह हम अगले दिन एग्जाम स्क्वायर पर पहुंच जाते हैं। ये स्क्वायर 3 बड़े बड़े जादुई दरवाजों से घिरा हुआ है। हालांकि टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को ये कई बार बताया है, पर अब वो ज्यादा होशियार वालों के लिए ये सब फिर से दोहराएगा। डिफिकल्टी के 3 टाइप्स हैं, इजी, डिफिकल्ट और नाइटमेयर। एक बार गेट खुलने का मतलब है कि डंजन भी खुल गया है, जिसका मतलब है कि एग्जाम पहले ही शुरू हो चुका है। डिफिकल्टी जितनी ज्यादा होगी, स्कोर उतना ज्यादा होगा और टीम जितनी छोटी होगी, स्कोर उतना ज्यादा होगा। पर लड़कों को ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर्स की कॉपीज असली वालों के बराबर होंगी और स्टूडेंट्स आसानी से मर सकते हैं। तो टीचर के तौर पर यह इंपॉर्टेंट है कि वे सब सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश करें, न कि एग्जाम 100% पास करने की। और इस पॉइंट पर गेट्स खुलने लगते हैं, जिसका मतलब है कि एग्जाम पहले ही शुरू हो चुका है और एकेडमी ज्वाइन करने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को अपना गेट चूज करना होगा। डंजन का नाम गॉब्लिन डंजन है, डिफिकल्टी लेवल नाइटमेयर है, कैपेसिटी 1 है। नोट्स: अननोन डंजन, गॉब्लिन्स के ठिकानों से भरा हुआ। ये खतरनाक मॉन्स्टर्स इंसान का खून और मांस पसंद करते हैं, पर एग्जाम देने वाले ये सब पहले से जानते हैं। वे अपनी चॉइसेस में काफी कॉन्फिडेंट हैं। लोगों ने ध्यान दिया कि उनमें से ज्यादातर ग्रुप्स में गए हैं और ये सही भी है, पर एक लड़के ने फिर भी कुछ धमाका करने का फैसला किया और वो साफ तौर पर भागने वालों में से नहीं है। क्या वो सच में जीना नहीं चाहता? उसने नाइटमेयर लेवल डंजन भी चुना। वो साफ तौर पर मरना चाहता है। उसके पास इतना इक्विपमेंट क्यों है? उसके पास इतने वेपन्स क्यों हैं? क्या उसने अपनी क्लास नहीं बदली?
पर युनचेन को भीड़ के शोर की परवाह नहीं है। वो पहले ही लड़ाई की तैयारी में है। पर सिर्फ स्पेक्टेटर्स की भीड़ ने ही नहीं, उसके टीचर जिनशेंग ने भी उस बेपरवाह लड़के पर ध्यान दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इस पागल ने अभी तक क्लास चूज नहीं की है। इसके अलावा वो सबसे मुश्किल नाइटमेयर डंजन में भी गया। ये लड़का अपनी परवाह नहीं करता। उसकी चिंताओं को डोंगयून स्कूल प्रिंसिपल ने बीच में टोक दिया, जो जवाब मांगता है। जिनशेंग इससे निकलने की कोशिश करता है, ये कहकर कि युनचेन एक बहुत टैलेंटेड लड़का है और क्लास न होना शायद उसकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पर प्रिंसिपल को सच में यकीन नहीं होता। इस बीच युनचेन पहले ही नाइटमेयर डंजन में एंटर कर चुका है, जहां उसे गॉब्लिन के साफ निशान दिखते हैं। नाइटमेयर लेवल डंजन से उम्मीद थी। एटमॉस्फेयर डरावना है, पर इससे युनचेन को इस टेस्ट को शुरू करने का और हौसला मिला। खैर, और ऑडियंस उस सबसे बेपरवाह स्टूडेंट के बारे में चर्चा जारी रखती है। बिना क्लास के भी उसके पास सारे स्किल्स का एक्सेस है, पर वो अपने साथ ढेर सारा इक्विपमेंट ले गया। स्पीयर, शील्ड, पिस्टल, सेप्टर और गॉन्टलेट्स। क्या वो ये सब अच्छी तरह यूज कर पाएगा? साथ ही उसने नाइटमेयर डिफिकल्टी चूज की। उसने शायद सिर्फ दिखावा करने का फैसला किया और अब वो डर से कांप रहा है और एंट्रेंस से आगे नहीं जा सकता। पर एक लड़की को उसके दोस्त ने हैरानी के साथ पीछे खींच लिया। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल उल्टा है। बिना क्लास वाला लड़का डंजन में बुलेट की तरह उड़ गया। वो सिर्फ आगे बढ़ने से डर नहीं रहा, वो ये जल्दी में कर रहा है। सोर्ड्समैन की बेसिक स्किल स्विफ्ट की वजह से युनचेन जबरदस्त स्पीड हासिल करता है और कुछ ही पलों में अपने पहले एनिमीज गॉब्लिन्स को पकड़ लेता है। गॉब्लिन्स तेजी से आते खतरे पर ध्यान देते हैं, पर बदकिस्मती से उनके पास दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए दिमाग नहीं है और वे खुश हैं कि जल्दी ही इंसानों को खाएंगे। युनचेन एक मैजिक स्टिक निकालता है और एक मैजिशियन की बेसिक स्किल फायरबॉल यूज करता है। भले ही ये स्किल बेसिक है, पर यह ज्यादातर जीवों को एक अटैक से मारने के लिए काफी डैमेज करती है। देखने वाले शॉक्ड हैं। न सिर्फ वो स्पेल तुरंत डालता है, बल्कि उसकी पावर नॉर्मल मेजेस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। पर सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं होते। अब उसका स्टाफ धातु की आवाज के साथ शेप चेंज करता है। ये एक सोर्ड में बदल जाता है, एक स्पेशल वेपन जिसे सोर्ड इन स्टाफ और ब्लैक स्टील कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, वो इन दोनों वेपन्स में बदल सकता है। जब ये सोर्ड के रूप में होता है, युनचेन को स्ट्रेंथ में 5 मिलता है और जब वेपन स्टाफ का फॉर्म लेता है तो उसे विजडम में -5 का असर मिलता है। युनचेन अब असैसिन की स्किल स्टेप विंड स्लैश यूज करता है। फायरबॉल अटैक से बचा हुआ गॉब्लिन डर से कांपता है, पर भागने की कोशिश भी नहीं कर पाता। हीरो बेरहमी से वार करता है और उसकी पीठ को काटते हुए तुरंत मौत के घाट उतार देता है। ये अटैक उस हरे जीव को बिल्कुल आधा कर देता है। बाकी के गॉब्लिन्स अपनी लैंग्वेज में कुछ चिल्लाते हैं। उन्होंने दुश्मन को घेर लिया है और अब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। पर यह बात कि वे सीरियसली लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें बिल्कुल मदद नहीं करती, क्योंकि युनचेन एक और स्किल यूज करता है जो बिजली की रफ्तार से हर गॉब्लिन के पास से उड़ता है और ब्लेड के रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म कर देता है। ये एक मैजिकल सोर्ड्समैन की स्किल विंड फायर स्लैश है। युनचेन ने इसे पहली बार यूज किया और उसे भी पूरी तरह समझ नहीं आता कि बेसिक स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए या नहीं। और ऑडियंस ऐसे बढ़िया फाइटर को देखकर खुश होने लगती है और लड़कियों में से एक उस लड़के पर फिदा है। और वो हारे हुए लोग जो पहले उस पर हंसे थे, उन्हें पहले ही एहसास हो गया है कि वे कितने गलत थे। और एक नया फैन युनचेन को हौसला देने वाले शब्द चिल्लाता है और उन लोगों के बारे में एक अजीब बात उनका ध्यान खींचती है और वे बिना क्लास वाले लड़के के बारे में चर्चा जारी रखते हैं। इतने सारे वेपन्स के साथ उसे बोझ तले दबा होना चाहिए था और स्पीड स्किल के साथ भी वो इतनी फुर्ती से मूव नहीं कर पाता। अगर उसने सारे पॉइंट्स शरीर की ताकत में डाले होते तो बात समझ आती, पर फिर उसे बाकी स्किल्स के लिए पॉइंट्स कहां से मिले? और प्रिंसिपल भी नोट करता है कि युनचेन बिना क्लास वाले लड़के के लिए बहुत स्ट्रांग है। वह कहता है कि युनचेन का टैलेंट ऑल राउंड है। वो अपने स्किल्स का लेवल बढ़ाकर पाबंदियां हटा सकता है। सिर्फ एक छोटे हिस्से के लोगों के पास जन्मजात टैलेंट होता है और अपने टैलेंट के आधार पर ये लोग क्लास चूज करते हैं। जिनके पास मैजिकल टाइप का टैलेंट होता है वे अपने आप मेजेस बन जाते हैं और जिनके पास शरीर की ताकत का टैलेंट होता है वे सोर्ड्समैन जैसी कॉम्बैट क्लासेस चूज करते हैं। बेशक कुकिंग या हाउसकीपिंग जैसे खास टैलेंट्स भी होते हैं, पर फिर भी जगा हुआ टैलेंट ये तय करता है कि आप कौन सी क्लास चूज करते हैं। ऑलराउंड टैलेंट सिर्फ शुरुआती दौर में स्ट्रांग होता है और इसका यूज स्किल्स की स्ट्रेंथ को रैंक सीपीसीपी तक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये सिर्फ शुरुआत में काम का है, पर वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। और भले ही उसके कॉम्बैट और मैजिक स्किल्स बहुत बढ़िया हैं और वो उन्हें समझदारी से यूज करता है, उसकी हद बहुत कम है, तो उस पर ध्यान देना काम का नहीं है। टीचर जिनशेंग बड़बड़ाना शुरू करता है कि इसीलिए उसने युनचेन को क्लास चेंज करने की सलाह दी थी, क्योंकि जितना वो आगे जाएगा उतना कमजोर होता जाएगा। खूनी लाशों का ढेर इससे सहमत नहीं है।
कई दुश्मनों से बचकर निकलने के बाद युन चेन आखिर में अगले कमरे के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है। एक सेकंड की भी हिचकिचाहट के बिना उस लड़के ने दरवाजा खोला और इस कमरे के सभी गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वे अनगिनत हैं और साफ है कि पिछले वाले पैनल से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। उनमें कुछ खास स्ट्रांग लड़के भी हैं, जैसे फायर मैजिक वाला लेवल 12 का रेड गॉब्लिन, अच्छे कॉम्बैट स्पेल वाला लेवल 14 का गॉब्लिन सेंचुरियन और एक गॉब्लिन राइडर जिसकी स्किल्स अच्छे रेंज कॉम्बैट के लिए सही हैं। एनालाइज स्किल का यूज करके युनचेन हर मॉन्स्टर की एबिलिटी पता कर सकता है। उनमें वाटर गॉब्लिन्स भी हैं और उनका इक्विपमेंट भी बुरा नहीं है। हर एक का अंदाजा लगाना बेकार होगा। इसके अलावा जगह बहुत तंग है और फुल स्पीड पर मुद्दाना मुश्किल होगा। जब युनचेन सोच रहा था, गॉब्लिन्स ने कमांड्स देना शुरू कर दिया। उनमें ड्रमर्स का एक स्क्वाड भी है जो बैटल की रिदम बनाए रखने और हौसला बढ़ाने में हेल्प करता है। पर मैजिशियंस पहले से ही अपने स्पेल यूज करने के लिए तैयार हैं ताकि आगे वालों को सपोर्ट कर सकें। अपनी बॉल को वापस स्टाफ में बदलते हुए युनचेन कहता है कि उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, पर अगर सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से गया तो उसे उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो वो प्रीस्ट की स्किल इल्यूमिनेशन यूज करता है और ये स्किल सभी मॉन्स्टर्स को ब्लाइंड करने के लिए भी काफी पावरफुल है। और जैसे ही वे होश में आने लगते हैं, युनचेन पहले से ही उनमें से एक के पीछे है। वो पहले सबसे खतरनाक वालों को मारने का इरादा रखता है। ये बेसिक्स की शुरुआत है और इसमें उसकी हेल्प असैसिन की स्टेल्थ स्किल करेगी। पर एक मॉन्स्टर का गला काटने के बाद बाकी तुरंत उसे नोटिस करते हैं और युनचेन पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं। पर वो सब कुछ सही से देखता है और असैसिन की क्लोन स्किल का यूज करके अपना पैर जमीन पर मारता है। उसके क्लोन के पास उसके मास्टर की सारी स्किल्स हैं और उसके पास उसके सभी एट्रीब्यूट्स का 35% भी है। और अपने हमशक्ल के साथ मिलकर वो बेचारे लोगों को यहाँ वहां मारना शुरू कर देता है। कई गोब्लिन एक पल में मर जाते हैं। उनमें से एक ये नजारा देखकर गुस्से में आ जाता है और अपनी फिजिकल स्टैट्स को लिमिट तक बढ़ा देता है। और विशाल गुस्से में पागल बॉस सेंट्यूरियन युनचेन पर झपटता है। पर क्लासलेस हीरो इतना सिंपल नहीं है। वो आसानी से डॉज करता है और कहता है कि अभी उससे लड़ने का टाइम नहीं है। फिर वो एक वाटर एलिमेंट को समन करता है। इस पॉइंट पर स्क्रीन में दिक्कत आने लगती है। कैमरा एक दूसरे स्टूडेंट पर स्विच हो गया है जो एक कम मुश्किल डंजन से गुजर रहा है। सभी देखने वाले इस इंतजाम से बहुत ज्यादा नाखुश हैं। वे इस आलसी लड़के को नहीं देखना चाहते। भीड़ क्लासलेस लड़के की वापसी की मांग करती है और स्क्रीन पर हर तरह का कचरा फेंकना शुरू कर देती है। पर कैमरा का काम करने वाला वर्कर कहता है कि वे इसे 3 मिनट से दिखा रहे हैं। देखने वाले दूसरे लड़कों को क्यों नहीं देखते, क्योंकि वे कोशिश कर रहे हैं। उसका बॉस उसे पीटता है और कहता है कि अगर देखने वाले कुछ चाहते हैं तो उसे वो उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा बॉस खुद देखना चाहता है कि वहां क्या चल रहा है। इस बीच ब्रॉडकास्टिंग रूम में ऑडियंसेस इस अजीब खिलाड़ी के बारे में चर्चा जारी रखती है। असैसिन टीचर कहता है कि उसकी मैजिक स्किल्स पलक झपकते ही हो जाती हैं और उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया हैं और वो एक असैसिन के तौर पर भी अच्छा है। वह ध्यान देता है कि हर किल के साथ असर का कोना थोड़ा बदल सकता है और फिर असैसिन स्किल अपनी पावर खो देगी, जिससे आप दुश्मन को एक ही वार से मार सकते हैं। पर युनचेन का कंट्रोल प्रोफेसर लेवल का है। बिना बढ़ा चढ़ाकर कहें तो उसके मूवमेंट्स एक प्रोफेशनल के लेवल पर हैं और उससे भी ज्यादा कई प्रोफेशनल्स उसके जितने अच्छे नहीं थे। फिर हमें युनचेन के साथ कैमरा फिर से दिखाया जाता है और ऑडियंस एक क्लासलेस वॉरियर को आखिरकार दिखाए जाने पर पूरी तरह एक्साइटेड है। उसने गॉब्लिन से लड़ने के लिए 3 वाटर एलिमेंट को समन किया है और उसने खुद रूम के बॉस के साथ बैटल शुरू कर दी है, जिसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा है। अब दूसरे स्टेज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, रूम बॉस के साथ बैटल। खैर, क्योंकि इस मॉन्स्टर की मुश्किल का लेवल नाइटमेयर है, युनचेन को कुछ ट्रिक्स यूज करनी होंगी। गॉब्लिन सेंचुरियन बॉस हीरो पर तेजी से झपटता है, पर इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाए वो एक ट्रैप में गिर जाता है। ये एक स्किल है जो दुश्मन को 2 सेकंड के लिए रोकने की परमिशन देता है और युनचेन इस मौके का यूज एक फायरबॉल यूज करने और उसे मॉन्स्टर के चेहरे पर फेंकने के लिए करता है। पर वो किसी वजह से एक बॉस है। ये वेयर उसे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता और जले हुए चेहरे वाला गॉब्लिन हीरो की तरफ अपना भागना जारी रखता है। पर 1 मीटर भी करीब आने का समय न मिलने पर युनचेन एक जंपर की तरफ बॉस से दूर उछलता है और फिर गॉब्लिन नोटिस करता है कि वो फिर से एक ट्रैप में फंस गया है। पर इस बार ये एक बहुत ही पावरफुल माइंस है जो उस जीव को उड्डा देती है। सभी मॉन्स्टर्स इस धमाके पर ध्यान देते हैं और युनचेन अपने ट्रैप के नतीजे देखता है। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि क्या करना है और हैरानी की बात है, गॉब्लिन ने असल में ब्लास्ट से सरवाइव कर लिया। वो अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल वॉर ट्रैम्पल यूज करने वाला है, पर युनचेन चिल्लाता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा और एक प्लांट को बुलाता है जो डंजन के फ्लोर को तोड़ देता है। ये मेन ड्रूइड नोविस स्किल रूट टैंगल है। अपने हाथ के इशारे से युनचेन प्लांट को कंट्रोल करता है और ये रूम के बॉस के जबड़े में सीधे घुस जाती है।
गॉब्लिन हिल भी नहीं पाता और फ्रॉस्ट बुलेट्स उस पर उड़ती हैं जिससे कोल्ड डैमेज होता है और उसकी मूवमेंट स्पीड 35% कम हो जाती है। ये पावरफुल स्किल मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देती है और उसे आराम नहीं देती। इस मौके का फायदा उठाते हुए युनचेन मैकेनिक नोविस स्किल M22-01 फ्लाइंग ड्रोन, मैजिशियन नोविस स्किल वाटर एरो और समनर नोविस स्किल वाटर फेरी कंट्रोल यूज करता है और ये सारा अटैक का हमला सीधे उस बॉस पर भेजा जाता है। रूम के बॉस ने क्लासलेस वॉरियर के हर स्किल की पावर महसूस की और ऑडियंस ने एक्साइटिंग बैटल देखते हुए अपनी सांसें रोक लीं। उन्हें इस बॉस के लिए थोड़ी दया भी महसूस हुई। उसे ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ लिटरली कोई चांस नहीं मिला। युन चेन ने हर क्लास की कंट्रोल स्किल यूज की। ऐसे ट्रैप और कॉम्बो से बचना इम्पॉसिबल था। इससे भी ज्यादा अनोखी बात यह थी कि उसका हर अटैक सोचा समझा था। जब वाटर और थंडर स्किल्स एक साथ यूज किए जाते हैं तो वे एक स्टन इफेक्ट देते हैं और रूट टैंगल के साथ मिलाकर फ्रॉस्ट बुलेट स्किल ने उसे काउंटर अटैक का मौका भी नहीं दिया। और देखने वाले एग्जामिनर्स में से एक ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि युन चिन ने बॉस को अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल वॉर ट्रैम्पल यूज नहीं करने दी। ये जीत की चाबी थी। इससे वे लोग भी जो शुरू में लड़के पर यकीन नहीं करते थे अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ये सोचना भी डरावना है कि उसने इतनी स्किल्स और वेपन्स को इतने हुनर से यूज करने के लिए कितनी ट्रेनिंग की होगी। ये कहने के बाद सब ओल्ड मैन लाओजिन की तारीफ करने लगते हैं। इस रफ्तार पर उसका स्टूडेंट स्कूल रिकॉर्ड तोड़ देगा। पर डीन कहता है कि वे बहुत छोटे अंदाज में देख रहे हैं। युन चेन प्रोविंस के टॉप 3 लीडर्स में जरूर होगा और उनका स्कूल रिकॉर्ड सिर्फ 9वें नंबर पर है। प्रिंसिपल, जो पहले लाओ जिन से गुस्सा था, अब टीचर से अपने बगल में बैठने को कहता है। पर ओल्ड जिन चापलूसी करना जारी रखता है, ये कहते हुए कि उसने हमेशा युन चेन पर यकीन किया है। इस बीच ऑडियंस क्लासलेस युन चेन की पूरी तारीफ में है। एक लड़की तो अपने टीचर से कहती है कि उसने मैजिशियन बनने का अपना मन बदल लिया है। वो इस जीनियस यूनिवर्सल के एग्जाम्पल को फॉलो करेगी। पर टीचर तुरंत उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसे एहसास भी नहीं है कि ये लड़का कितना स्किल्ड है। वो कभी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। वो एक स्टाफ को भी ठीक से हैंडल कर सकती। सोर्ड या गन की तो बात ही छोड़ दो। ये कोई गेम नहीं है, ये रियलिटी है। इसके अलावा इस लड़के के साथ कदम से कदम मिलाना इम्पॉसिबल होगा। इस बीच युन चेन ने ऑलरेडी सब कुछ क्लीन कर दिया है। अब हम अगले स्टेज पर बढ़ सकते हैं। ऑडियंस हैरान है कि क्या ये मॉन्स्टर बॉस के साथ बैटल के बाद ब्रेक नहीं लेगा। डीन फिर से कहता है कि दूसरे स्टूडेंट्स को अभी बॉस रूम में जाने का भी टाइम नहीं मिला। पर युन चेन बिना रेस्ट किए आगे बढ़ रहा है। वो लाओजिन पर चिल्लाता है कि ये बहुत लापरवाह है। टीचर कहता है कि वो शायद सिर्फ डंजन को जल्दी पास करके अपना ग्रेड बेहतर करना चाहता है। मेंटोर कहता है कि अगली फ्लोर पर मॉन्स्टर्स हाई लेवल के हैं और बिना रेस्ट के वहां जाना जानलेवा है। अगले कमरे में एंटर करते हुए युनचेन नोटिस करता है कि अब सिर्फ गॉब्लिन शमन और हाई लेवल मैजिशियन गॉब्लिन्स बचे हैं। अब ये और इंटरेस्टिंग होगा। वो कहता है कि उसके समन बीस्ट जल्द ही खत्म हो जाएंगे, तो उनके गायब होने से पहले उनकी बॉडीज का पूरा फायदा उठाना होगा। गॉब्लिन्स अपनी सारी ताकत उस पर फेंकते हैं, पर युनचेन सिर्फ एलिमेंटल्स को उन्हें ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है। धुएं से हीरो की आकृति दिखती है और गॉब्लिन्स पूरी तरह शॉक्ड हैं। युनचेन 2 फैंसी पिस्तौल निकालता है और कहता है कि अब अटैक करने की उसकी बारी है। शार्प शूटर क्लास में बहुत सारे स्किल्स होते हैं, पर ऐसे फायदे के लिए पे करना पड़ता है। ये क्लास सबसे अच्छी है, पर साथ ही सीखने में सबसे मुश्किल भी। पर असली दिक्कत हीट परस्यूट, पैसिव स्किल जैसी स्किल्स को संभालने की है, क्योंकि इसकी वजह से आपको बिना मिस किए सब पर शूट करना पड़ता है, नहीं तो आप ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते। और असली लड़ाई में सबको हिट करना लगभग नामुमकिन है। पर मेज मेंटर सलाह देता है कि क्लासलेस के पास मॉन्स्टर्स को आसानी से हिट करने के लिए बस बहुत सारे स्किल्स हैं। और उसी पल एक जोरदार गोली चलती है। युनचेन का नया फैन उछलकर चिल्लाता है कि अब वो फिर से कुछ शानदार दिखाएगा और स्क्रीन पर देखकर हेड पर एक क्लियर शॉट दिखता है। हीट परस्यूट की स्किल दुश्मन पर हर हिट के साथ किलिंग इंटेंट बढ़ाती है। असर 25 लेयर्स तक इकट्ठा होता है और किलिंग इंटेंट का हर लेवल शूटिंग और मूवमेंट स्पीड को 2% बढ़ाता है। तो युनचेन तुरंत किलिंग इंटेंट के और लेवल्स जोड़ता है। गॉब्लिन्स अटैक करना बंद नहीं करेंगे, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं और क्लासलेस वाला एक स्लाइड यूज करता है और सभी मैजिक बॉल्स को डॉज करता है। उसके बाद वो रैपिड फायर स्किल यूज करता है, पर मैजिक बॉल्स की बौछार युनचेन का पीछा करना जारी रखती है। खुशकिस्मती से वो इतना फुर्तीला है कि उछलकर उसे फ्लाइट में डॉज कर सके। हालांकि वो एक यू टर्न लेता है और क्विक रिलोड यूज करता है, फिर क्रिटिकल एमो और एक्सप्लोसिव बुलेट यूज करता है। मौत के फरिश्ते की तरह वो बेचारे गॉब्लिन्स पर अटैक्स का हमला बोल देता है। पर जब तक वो जमीन पर उतरता है, खुद को खून से लथपथ लाशों के पहाड़ के बीच पाता है। तो न सिर्फ उसने कुछ कॉम्बोज में इतने सारे दुश्मनों से निपटा, उसने उन सबको हेडशॉट भी मारा। और उसे देख रही लड़कियां पहले से ही उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहती हैं। मेज मेंटोर भी अपनी बात वापस लेता है और कहता है कि वो सच में इस दौर का जीनियस है। खैर,
और प्रिंसिपल फिर से अपना मन बदल लेता है और कहता है कि उसने हमेशा लड़के पर यकीन किया है। कमेटी के मेंबर्स में से एक कहता है कि उसने एक अजीब बात नोटिस की है, युनचेन ने अभी तक कोई पोशन यूज नहीं किया है। हालांकि रूल्स इसकी इजाजत देते हैं, पर असल में बात अलग है। उसने उन्हें बस इसलिए नहीं लिया क्योंकि इतने सारे वेपन्स के साथ उसके पास बैग में जगह की कमी थी। इस बीच उसकी पिस्तौलें धुआं देने लगी थीं क्योंकि वे ज्यादा इस्तेमाल की वजह से खराब हो गई थीं और अब पूरी तरह बेकार थीं। हालांकि ये हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि वे ब्लैक आयरन रैंक की थीं। फिर भी उन्होंने अपना काम अच्छी तरह कर दिया है, अब उसे पिस्तौलों की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल को समझ नहीं आता कि पिस्तौलें किस रैंक की थीं अगर वे टूट गईं। जिन शेंग जवाब देता है कि वे सबसे सस्ती ब्लैक आयरन पिस्तौलें थीं और फिर प्रिंसिपल जिन शेंग पर चिल्लाता है कि उसने अपने स्टूडेंट को ऐसे कचरे के साथ एग्जाम में कैसे जाने दिया। पर बात यह है कि युनचेन हाई क्वालिटी गन्स नहीं खरीद सकता, उसके माता पिता नहीं हैं और उसे अपनी छोटी बहन को भी पालना पड़ता है। हैरानी की बात है कि प्रिंसिपल इस कहानी से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अगर उसे पहले पता होता तो वो खुद बेहतर इक्विपमेंट खरीद देता। इस बीच युनचेन दूसरे कमरे में आ गया था। ये गेट फाइनल बॉस रूम की तरफ ले जाता है। अगर वो इसे हरा देता है तो वो पूरे प्रोविंस में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेगा। उनके स्कूल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और अब ये साफ है कि प्रिंसिपल अचानक एक गरीब स्टूडेंट को गियर क्यों खरीदना चाहता था, ताकि उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। प्रिंसिपल जिन शेंग से कहता है कि अगर युनचेन खराब वेपन की वजह से हार गया तो वो टीचर नहीं रहेगा और बूढ़ा जिन शेंग युनचेन से कामयाब होने की दुआ करता है। हीरो ने गेट खोला। हर कोई इस बैटल के इंतजार में थम गया। शायद वे एक ऐतिहासिक पल देखेंगे और नए प्रोविंशियल चैंपियन को देखेंगे। इसके अलावा उसने अभी तक अपना भाला इस्तेमाल नहीं किया था, यानी उसकी असली पावर अभी तक नहीं दिखी थी। स्पेक्टेटर्स उत्साह से फटने वाले हैं, पर स्क्रीन फिर से बदल जाती है। भीड़ फिर से कैमरा देख रहे वर्कर्स पर चिल्लाने लगती है, पर थोड़ा करीब से वे एक खौफनाक नजारा देखते हैं। वे मरे हुए स्टूडेंट्स हैं। सभी जो गॉबलिन सेंचुरियन तक पहुंचे थे उनमें से कई मर चुके हैं। ये छात्र रॉकेट क्लास के ही थे। कुछ को तब मारा गया जब वे रिटर्न स्क्रॉल यूज करने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक मैदान के बीच में एक टेलीपोर्टेशन लाइट दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई भागने में कामयाब रहा। घायल छात्र जीने की इच्छा खो चुके हैं और कई तो दूसरी फ्लोर तक भी नहीं पहुंच पाए। हीरो को देखते हुए ऑडियंस भूल गई थी कि ये डंजन कितना मुश्किल है। प्रिंसिपल को एहसास होता है कि इस रफ्तार पर छात्र निराश हो जाएंगे, तो वह कैमरे को वापस मेन कैरेक्टर पर स्विच करने का ऑर्डर देता है ताकि सबका हौसला बढ़े। प्रिंसिपल के दिल में अब हीरो सभी तीसरे साल के छात्रों से आगे निकल चुका है। इस बीच कैमरा स्विच होता है और हमें हीरो फाइनल बॉस से मिलने जाते हुए दिखाया जाता है। आखिरकार वो गॉबलिन लॉर्ड के ठीक सामने खड़ा है, जो अपने सिंहासन पर बैठा है। वह मॉन्स्टर इंसानों की भाषा में बोल सकता है और हीरो को कमजोर कहता है। मेन कैरेक्टर अपनी सबसे खतरनाक स्किल ब्लड बर्स्ट यूज करता है। ये स्किल सभी एट्रीब्यूट्स को 80% और स्पीड को 75% बढ़ा देती है, पर यह सिर्फ 20 सेकंड तक रहती है। इसके बाद इस्तेमाल करने वाला बहुत कमजोर हो जाता है। जिनचेंग को एहसास होता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। प्रिंसिपल का ब्लड प्रेशर भी ये सब देखकर बढ़ जाता है। हीरो अपना स्पीयर निकालता है और फाइट शुरू करता है। गॉबलिन लॉर्ड उसकी स्पीड से हैरान है, पर फिर भी उसे 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन ये सिर्फ एक क्लोन था। असली मेन कैरेक्टर पहले ही बॉस के पीछे पहुंच चुका था और अपनी स्पीयर उसकी पीठ में घुसा देता है। जैसे ही हीरो एक लाइट अटैक करता है, बॉस गुस्से में आ जाता है। इस हमले की वजह से गॉबलिन लॉर्ड अचानक बर्जर्क स्टेट में चला जाता है। इस वजह से मेन कैरेक्टर की कंट्रोल स्किल्स का समय कम हो गया है। बॉस अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार हमला करता है, पर हीरो डॉज कर जाता है और उसे रोकने के लिए रूट टैंगल का यूज करता है। ब्लड बर्स्ट के अब सिर्फ 13 सेकंड बचे हैं। असली बैटल अब शुरू होने वाली है। हमें फैन गर्ल्स दिखाई जाती हैं जो सोच रही हैं कि युनचेन का वेपन क्यों टूटा, क्योंकि उसने पहले इसे यूज नहीं किया था। किंग के गुस्से के साथ भी वो गॉबलिन लॉर्ड को भेद नहीं सकता, पर मेंटर कहता है कि ये एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं है। युनचेन के पास वे सब ठीक हैं, नहीं तो वो गॉबलिन लॉर्ड को ब्लाइंड नहीं कर पाता। प्रिंसिपल कहता है कि उन दोनों ने रेज का यूज किया और अपनी पहले से ही पावरफुल स्टैट्स बढ़ाई। ब्लैक आयरन स्पीयर बस टिक नहीं पाया। आप रियल बैटल में इस कचरे का यूज नहीं कर सकते। पर इससे भी बुरा यह है कि ब्लड बर्स्ट का टाइम खत्म होने वाला है। युनचेन क्या करेगा? वो जितनी जल्दी हो सके बैटल खत्म करना चाहता था, पर साफ है कि अब उसे पसीना बहाना पड़ेगा। तो युनचेन रेंजर की स्किल आइडेंटिफाई वीकनेस यूज करता है, पर इस बड़े बॉस में कोई वीकनेस नहीं है। इसके अलावा वो सिर्फ वहां खड़ा होकर युनचेन के सोचने का इंतजार नहीं करेगा और फुर्तीले इंसान पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके वार और तेज और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, पर युनचेन सब कुछ डॉज करता है और गॉबलिन लॉर्ड से जितनी दूर हो सके उतनी दूर कूद जाता है। फिर मॉन्स्टर अपना पैर जमीन पर पटकता है और उसके पैर के नीचे से हिलने वाली लहरें निकलने लगती हैं। ये बुरा है क्योंकि हिलने की वजह से हीरो के लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, पर खुशकिस्मती से वो टाइम पर रिएक्ट करता है और स्किल यूज करता है। फिर हम युनचेन को देखते हैं, जिसे पहले ही
मार पड़ी है। सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं। फैंस अपने प्यारे हीरो का दुख मनाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रिंसिपल नोट करता है कि अगर उसके पास बेहतर इक्विपमेंट होता तो फाइट पहले ही खत्म हो चुकी होती। इसके अलावा अब उसने अपनी सोर्ड और स्टाफ खो दिया है। उसके बाद युन चेन का कॉम्बैट और मैजिक स्किल्स तक एक्सेस बंद हो गया और बाकी सबके लिए उसके पास कोई पोशन नहीं है। कोई भी चोट उसके लिए मौत है। युन चेन के ऊपर खड़ा गॉब्लिन लॉर्ड अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और कहता है कि अब इंसान मर सकता है, पर यह युन चेन का प्लान नहीं है। वो अपनी थॉर्न ड्रूड स्किल यूज करता है और गॉब्लिन लॉर्ड पर अटैक करता है। ऑडियंस दूसरी तरफ समझ नहीं पाती कि वो कंट्रोल स्किल्स को अटैक की तरह क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि ये बेकार है। हालांकि अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये काफी अजीब है कि गुस्से में आने के बाद गॉब्लिन लॉर्ड भाले के वार से हिला तक नहीं, पर अब कुछ पौधों से लड़ रहा है। पर असल में उसने बस अपनी वीकनेस ढूंढ ली है, क्योंकि ये किसी भी मॉन्स्टर में होती है। और इन शब्दों के साथ युन चेन कॉम्बैट ग्लव्स पहनता है। इस पल तक हीरो उस दुश्मन की वीकनेस को देख नहीं पाया था। इंसान का आत्मविश्वास गॉब्लिन लॉर्ड को गुस्सा दिलाता है और वो फिर से उसे कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, पर उसकी वीकनेस उसकी पीठ में है, ठीक उसके क्लोक के नीचे, जहां ड्रूइड के कांटे लगातार निशाना साध रहे हैं। और युन चेन एक सेकंड भी गंवाए बिना गॉब्लिन लॉर्ड की पीठ के पीछे चला जाता है और फायर एरो स्किल यूज करता है। बॉस के पास रिएक्ट करने का समय नहीं होता और कांटे उसे कुछ सेकंड्स के लिए रोकते हैं। देखने वाले पहले ही हीरो की जीत की खुशी मना रहे हैं, पर मॉन्स्टर खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और अपनी छाती को फायर एरो की तरफ मोड़ता है। भले ही इसने उसे बहुत डैमेज किया, पर इस लेवल का अटैक उसे सिर्फ गिराएगा, जिससे साफ है कि लड़का पहले ही हार गया है। और फिर युन चेन उससे पूछता है कि क्या उसे अपनी बातों पर यकीन है, क्योंकि वो ठीक उसी जगह गिरता है जहां टूटा हुआ भाला फंसा हुआ था। गॉब्लिन लॉर्ड साफ तौर पर मरना नहीं चाहता, पर उसकी इच्छा का कोई मतलब नहीं है और वो आखिरकार भाले पर गिरता है, एक जानलेवा घाव के साथ। उसके बाद हीरो बिना ताकत के नीचे गिर जाता है, पर खुद पर काबू पाते हुए वो उठता है, क्योंकि जीत की बधाई गर्व से उठे हुए सिर के साथ लेनी चाहिए। उसने नाइटमेयर डंजन को सिर्फ 14 मिनट और 7 सेकंड्स में पास किया। पूरा स्टेडियम अपने नए फेवरेट के लिए शोर मचा रहा है। उसने सिर्फ 20 सेकंड्स में मेन मॉन्स्टर को हराने में कामयाबी हासिल की है। वो सच में सबसे स्ट्रांग है। इस बीच गॉब्लिन लॉर्ड पहले ही गायब होने लगा है। डंजन की मुश्किल को देखते हुए युन चेन का ग्रेड SSS रैंक है। वो इस डंजन को ऐसे ग्रेड पर पास करने वाला पहला इंसान है। इसके लिए उसे 15,650 एक्सपीरियंस, 20 स्किल पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स मिलते हैं। उसे ग्रीन फॉरेस्ट शोल्डर पैड्स, बेल्ट और ग्लव्स भी इनाम में मिलते हैं। ये सब अच्छी क्वालिटी के हैं। युन चेन को गॉब्लिन किलर का टाइटल भी मिलता है, जो उसे गॉब्लिन्स को 25% ज्यादा डैमेज देने में मदद करता है। जाहिर है युन चेन इस रिजल्ट से बहुत खुश है, पर अगर वो ऐसे ग्रेड पर पास करने वाला पहला है, तो क्या वो सच में पूरे इलाके की रैंकिंग में आएगा? पर उसके ख्यालों को सिस्टम बीच में रोक देता है। उसकी मेहनत के लिए उसे 3 शक्तियों, टैलेंट्स में से एक चुनने का मौका मिलता है। क्विक स्पेल, जो जादू करने का समय कम करता है। ऑनरा ऑफ पावर रेसिस्टेंट, जो गहरी चोट लगने पर अटैक और स्पीड को दोगुना कर देता है। हालांकि सभी टैलेंट्स अच्छे हैं, पर उसकी लड़ाई के तरीके के लिए क्विक स्पेल सबसे ज्यादा सही है, तो वो इसे चुनता है और उसी पल उसे एक जादुई रोशनी मिलती है, जो उसके माथे पर एक नया टैलेंट जोड़ देती है। अब हम सभी नए सामान को चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छे ग्रीन फॉरेस्ट ग्लव्स थे, जिन्होंने ताकत, स्ट्रेंथ में +30 और क्रिटिकल हिट के मौके में +3 दिया। पर सबसे जरूरी चीज ग्रीन फॉरेस्ट सेट का असर है, जो लड़ाई के बाहर सेहत, हेल्थ और शक्ति, माना को फिर से भरने में मदद करता है। अगर युन चेन को इस सामान के साथ गॉब्लिन लॉर्ड से फिर से लड़ना पड़ता, तो वो उसे सिर्फ 5 सेकंड में खत्म कर देता। पर ये खुद की तारीफ करने का समय नहीं है, डंजन से वापस लौटने का समय है। जैसे ही वो मैदान में वापस आता है, सभी देखने वाले शोर मचाने लगते हैं। उनमें से एक तो उसे एक नया नाम भी देती है, गॉड युन। जाहिर है, क्योंकि युन चेन ने अपनी पूरी लड़ाई के दौरान लोगों का रिएक्शन नहीं देखा था, उसे पता ही नहीं चलता कि यहाँ क्या चल रहा है। प्रिंसिपल एक पल भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत टीचर जिन शेंग के साथ ऊपर उड़ता है और युन चेन को जीत की बधाई देता है। आखिर में प्रिंसिपल उसे घर जाने और आराम करने को कहता है और अपनी कार से युन चेन को घर भिजवाता है। प्रिंसिपल कहता है कि टेस्ट के रिजल्ट्स उसे इलाके की रैंकिंग में टॉप 3 में रखेंगे, जिसका मतलब है कि उसे और भी इनाम मिलेंगे। बेशक वो ये सब बिना किसी मतलब के नहीं कर रहा है। लालची प्रिंसिपल बस युन चेन की कामयाबी का हिस्सा बनना चाहता है। थोड़ी देर बाद युन चेन अपने छोटे से घर लौट आया है। घर में घुसते ही उसे उसकी प्यारी छोटी बहन युनदान मिलती है, जिसने उसके स्वागत के लिए तैयारियां कर रखी हैं। भाई बहन लंबे समय से एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उनके पिता 9 साल पहले हमले के दौरान मारे गए थे और माँ की मौत बहुत ज्यादा काम और थकान की वजह से हुई थी। युन चेन का पुराना सामान भी उसे अपने पिता से ही मिला था। युन चेन शांति से अपनी तैयारी कर सके,
इसके लिए युनदान ने घर की सारी कामों की जिम्मेदारी उठा ली थी। उसकी बहन पूछती है कि एग्जाम कैसा रहा और युनचेन कहता है कि सब कुछ ठीक था। इनाम के बारे में सुनकर युनदान पूछती है कि क्या वे अब हर हफ्ते मीट खा पाएंगे, और उसका भाई वादा करता है कि वो उसे आगे चलकर हर चीज दिलाएगा। और ऐसे अच्छे पल के साथ हम 5 दिन आगे बढ़ते हैं। युनचेन अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और उसे डेली टास्क्स के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद युनचेन घर आता है और उसकी छोटी बहन उसे गले लगा लेती है। वह बताती है कि रिजल्ट्स आ गए हैं और वह पूरे इलाके में पहले नंबर, रैंक 1 पर है। वह अपना फोन साथ ले जाना भूल गया था और उस पर कॉल्स की बाढ़ आई हुई है। प्रिंसिपल का फोन फिर से बजता है और वह गुस्से में पूछता है कि युनचेन फोन क्यों नहीं उठा रहा था। वह उसे दोपहर के खाने के बाद बुलाता है क्योंकि उसके लिए एक पूरी टीम आएगी और उसे अपना कॉलेज चुनना होगा। इस बातचीत के बाद युनचेन पुरानी यादों में डूब जाता है। 3 साल पहले उसने एक टैलेंट टेस्ट दिया था। जब हीरो ने क्रिस्टल को छुआ तो उसने उसे बताया कि क्या उसकी पहले से मुश्किल जिंदगी को और खराब करने वाला था। युनचेन को ओमनीपोटेंस का टैलेंट मिला। वहां मौजूद हर कोई उस बेचारे लड़के पर हंसा क्योंकि ओमनीपोटेंस सबसे बेकार टैलेंट माना जाता है जिसमें कोई फ्यूचर नहीं है। पर टीचर जिन शेंग ने युनचेन को दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, वो फिर भी एक अच्छी क्लास चुन पाएगा और कम से कम ठीक ठाक रिजल्ट्स ला पाएगा। पर हीरो ने बूढ़े आदमी की सलाह नहीं सुनी। यहाँ तक कि जब वो घर जा रहा था, बारिश हो रही थी और पूरी तरह निराश युनचेन ने सोचा कि भले ही वो अपनी पूरी जान लगा दे, उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। पर उसकी सोच अचानक एक अजीब नोटिफिकेशन से रुकी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये किस तरह की बात थी। ये उन वेब नॉवेल्स की तरह था जो युनचेन पढ़ता था। उसे सिस्टम मिला और फिर क्या, सिस्टम ने आगे बढ़ने के रास्तों की पसंद दिखाई और उसी पल युनचेन ने मजाक में कहा कि सिर्फ एक क्लासलेस रास्ता ही उसके लिए सही रहेगा, और सिस्टम ने उसे जोड़ लिया और क्लासलेस रास्ता चुन लिया। तब से 3 साल हो गए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। ये कमाल की बात है कि क्लासलेस होने के बावजूद वो पूरे इलाके में पहले नंबर पर था। उसे हैरानी थी कि सिस्टम ऐसी बड़ी जीत के लिए इनाम में क्या देगा, पर सिस्टम ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाता। टैलेंट ओमनीपोटेंस रैंक बी को रैंक A+ में बदल दिया गया है। सभी स्किल्स को 3 लेवल्स तक इंप्रूव किया जा सकता है और अब युनचेन के पास नई शक्तियों लाइटनिंग मैनिपुलेशन और सुपर सेल्फ हीलिंग को इस्तेमाल करने का मौका है। इसके अलावा उसे एक जादुई चीज क्रॉस ऑफ रीबर्थ मिलती है और बेशक स्किल्स और पॉइंट्स भी जो 50 की संख्या में दिए गए थे। युनचेन इस इनाम से बहुत खुश है। अब उसके सारे स्किल्स एक कदम और ऊपर उठेंगे। शुरुआत में स्किल्स की ताकत बहुत कम थी, पर ओमनीपोटेंस के टैलेंट के साथ उन्हें C रैंक तक लाया जा सकता था और अब इस बेहतर टैलेंट के साथ सभी स्किल्स B+ तक पहुंच सकते हैं, जो कुछ खास क्लास स्किल्स से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। पर सबसे बढ़िया चीज क्रॉस ऑफ रीबर्थ है। ये मालिक के मरने के बाद अपने आप काम करता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर दोबारा जिंदा कर देता है। ये असल में 2 जिंदगियां हैं। सबसे बड़ा खजाना। युनचेन की सोच उसकी बहन युनदान ने तोड़ी। वो कहती है कि बाहर बवाल मचा है और उसका भाई न्यूज में छाया हुआ है। पर युनचेन इस दिखावे से ज्यादा खुश नहीं है। बहुत से लोग बस इसे मशहूर होने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बहन कहती है कि इसमें बहुत सारा पैसा है और वो इसे छोड़ना नहीं चाहती, जिस पर युनचेन जवाब देता है कि वो शिक्षा विभाग मिनिस्ट्री से इनाम लेगा, पर दूसरों से नहीं, क्योंकि तब वे उससे बदले में कुछ नहीं मांगेंगे। और अब उसके स्कूल जाने का समय है। टीम शायद पहले से ही वहां है। इस बीच डोंग यून स्कूल में रिपोर्टर्स सभी स्टूडेंट्स को युनचेन के बारे में पूछकर परेशान कर रहे हैं। इन रिपोर्टर्स ने अपनी सुध-बुध खो दी है। अगर उसने अपना भेष नहीं बदला होता तो वे उसे स्कूल के अंदर नहीं आने देते। प्रिंसिपल ने देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज के खास लोगों का स्वागत किया। ये सब चैंपियन युनचेन के लिए आए थे। चिंग यूनिवर्सिटी के अधिकारी आहुआ कहते हैं कि इस स्टूडेंट ने क्लासलेस होने का नया चलन शुरू किया और उसके लिए हर कोई पागल हो गया है, और प्रिंसिपल इस पर गर्व करने की हिम्मत करता है। आहुआ तुरंत गुस्सा दिखाने लगता है और मांग करता है कि चैंपियन तुरंत एक क्लास चुने, नहीं तो वो चिंग यूनिवर्सिटी में आने के बारे में सोचे भी नहीं। पर हैरानी की बात है, प्रिंसिपल युनचेन के साथ खड़ा रहता है। वो कहता है कि अधिकारी का ये व्यवहार गलत है। क्या वो सच में चैंपियन को उसकी अपनी पहचान से दूर करना चाहता है? लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि बिना क्लास वाले लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर वो क्लास नहीं बदलता तो चिंग यूनिवर्सिटी उसे नहीं लेगी। और चिंग यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट ये जो अपने गुरु से कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि ये स्कूल पिछड़ा हुआ है, ऐसे मामूली स्टूडेंट पर ताकत बर्बाद करना बेकार है। वो कहता है कि युनचेन ने अपने भविष्य पर पहले ही हार मान ली है। उसने अच्छे नंबर्स के लिए थोड़े समय की शोहरत चुनी। साफ है कि वो आगे की नहीं सोच रहा। उसने शायद एग्जाम में कोई कमी ढूंढकर धोखाधड़ी की होगी। जिनशेंग उस लड़के का साथ देता है। घमंडी नौजवान को अंदाजा नहीं है कि क्लासलेस होना कितना मुश्किल है, तो उसे चुप रहना चाहिए। युनचेन बिना किसी शक के चैंपियन है, लेकिन उहुआ कहता है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है और बूढ़े आदमी के लिए खामोश रहना बेहतर है। लेकिन फिर
एक औरत बातचीत के बीच आती है। वो कहती है कि ये स्कूल उसकी एकेडमी का हिस्सा है। क्या उसे लगता है कि वो उसे ऐसी बदतमीजी करके जाने देगी? वो जवाब में कहता है कि वो उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। और फिर एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। हर कोई एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल उन्हें समय पर रोकता है। वो भूल गए थे कि वो यहाँ नए लोगों को चुनने आए थे, लड़ने नहीं। ये जो कहता है कि वो सच में भर्ती रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एग्जाम के रिजल्ट्स नकली थे। और फिर युनचेन अचानक कमरे में घुसता है। प्रिंसिपल और जिन शेंग उस लड़के को देखकर खुश होते हैं और उसे गुरु से मिलाना चाहते हैं, लेकिन युनचेन ने बाहर से सब कुछ सुन लिया था। वो येजो के पास जाता है और कहता है कि वो ठीक उसके सामने खड़ा है। क्या वो चेक करना चाहता है कि उसने एग्जाम कितनी ईमानदारी से पास किया? येजो के पूछने पर कि वो कैसे चेक करेगा, युनचेन कहता है कि वो उसे 5 सांसों में हरा देगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो येजो युनचेन को हारा हुआ मान सकता है। ऐसी इंसोलेंस से ये जो दंग रह जाता है। अभी अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और पहले से ही सोचता है कि वो सीनियर के बराबर है। ऐसा लगता है कि अब अपस्टार्ट को थोड़ा सबक सिखाने का टाइम आ गया है। जिन शेंग ने युनचेन को शांत रहने के लिए कहा। चिंग यूनिवर्सिटी देश की बेस्ट है और यह स्टूडेंट वहां 1 साल से पढ़ रहा है और वो शायद स्कूल बॉय से स्ट्रॉन्गर है। और ऑफ कोर्स ये जो तुरंत कहने लगता है कि वो डर गया। प्रिंसिपल सोचता है कि युनचेन डेफिनेटली हारेगा क्योंकि वो येजो के 19 लेवल से 13 लेवल नीचे है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फिर हम जिम में जाते हैं जहां लड़के एक दूसरे को फाड़ने के लिए तैयार हैं, 1-on-1 जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओहुआ कहता है कि येजो को सिर्फ 5 सांसों टिकना है और वो जीत जाएगा, लेकिन उसे अपस्टार्ट को सबक सिखाना चाहिए। और कॉकी स्टूडेंट अपने मेंटर से कहता है कि चिंता मत करो, वो उसे 3 कास्ट में तोड़ देगा। प्रिंसिपल, जिसने सारी उम्मीदें खो दी हैं, कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद कर सकता है। ये जो युनचेन के स्टाइल पर स्कॉफ करता है और उससे पूछता है कि क्या वो एक रियल मेज के खिलाफ स्वॉर्ड इन स्टाफ का इस्तेमाल करेगा, लेकिन स्वॉर्ड स्टाफ डैमेज्ड है, सिर्फ स्टाफ काम करता है। फिर भी एरोगेंट बास्टर्ड को हराने के लिए ये मोर देन इनफ है। ये जो चिल्लाता है कि वो सिर्फ मैजिक से नहीं जीत सकता और स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अब ग्रेट शेप में है। कास्ट स्पीड सिर्फ 0.7 सेकंड है, लेकिन इससे पहले कि वो एक फायरबॉल लॉन्च करना शुरू कर पाता, एक बहुत बड़ा फायरबॉल पहले से ही उसके चेहरे के सामने है। ये जो फायर को कैंसिल करने और एक मैजिकल शील्ड लगाने में कामयाब रहता है, लेकिन उसकी ताकत ऐसे पावरफुल स्पेल के हमले को झेलने के लिए इनफ नहीं है। और इस मोमेंट पर उसे बहुत सारे फायरबॉल्स घेर लेते हैं जो उसे एक्सप्लोड कर देते हैं। ये अंत है। वो 5 सांसों तक नहीं टिक पाया। अनफॉर्चुनेटली ये जो बच गया, लेकिन उसे निश्चित रूप से याद रहेगा कि उसे इस लड़के को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और युनचेन हारे हुए लूजर पर खड़ा होता है और पूछता है कि क्या यह एक चिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की पूरी ताकत है? जिन शेंग अपने स्टूडेंट से शॉक में है। उसने सिर्फ एक फायरबॉल का इस्तेमाल करके एक एडवांस्ड लेवल 19 मेज को हरा दिया और हर कोई जो देख रहा है वो भी यकीन नहीं कर पा रहा कि क्या हो रहा है। लॉजिक के सभी नियमों के अनुसार युनचेन को बहुत कमजोर होना चाहिए। प्रिंसिपल और जिन शेंग ने एक्सप्लेन किया कि ये टैलेंट का इवोल्यूशन होना चाहिए क्योंकि उसका फायरबॉल एग्जाम में रेड था, तो अब उसने ओमनीपोटेंस के एडवांस्ड टैलेंट का उपयोग करके स्पेल का रैंक बढ़ा दिया है। क्लासलेस फाइटर्स का एकमात्र डाउनसाइड ये है कि उनके स्किल्स अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं और वे क्लास फाइटर्स से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इस लड़के की कोई थ्रेशोल्ड नहीं लगती, जिसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है। ये सब रियलाइज करते हुए हैंडलर्स तुरंत युनचेन पर झपट पड़ते हैं और उसे अपनी एकेडमी में लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊहुआ ऑफ कोर्स युनचेन को ह्यूमिलिएट करना जारी रखता है और कहता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि वो अपने टैलेंट को सिर्फ एक बार बढ़ा सकता है। और दूसरे मेंटर्स कहते हैं कि उसकी वजह से चिंग यूनिवर्सिटी की इज्जत चली गई है और उनका स्टूडेंट अभी भी फर्श पर पड़ा है। और ठीक ऊहुआ को रियलाइज होने के बाद कि उसे नीचा दिखाया गया था, उसे बुरा लगा और वो तुरंत चला गया। हर कोई युनचेन से इन लूजर्स को भूल जाने और उसे एंट्री के नए टर्म्स ऑफर करने लगता है, लेकिन वही लड़की जिसने पहले उसका साथ दिया था कहती है कि चूंकि वो जांगनन प्रोविंस का ग्रेजुएट है तो वो जांगनन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ज्वाइन करता। वो उसे क्लासेस के सभी बेसिक स्किल्स वाली बुक्स देने का वादा करती है ताकि वो सिर्फ उनके देश तक सीमित न रहकर स्किल्स सीख सके। उदाहरण के लिए फूसंग देश में निंजा और एआई और समुराई क्लासेस हैं, जबकि वेस्ट में विट्स और वॉरलॉक्स और वैम्पायर्स हैं। उन्हें ज्वाइन करने से उसे सब कुछ मिलेगा अगर वो कोशिश करता है, और उनकी एल्केमिकल लैब्स और फोर्ज उसे बेस्ट गियर से लैस करेंगे, जैसे पॉलीमॉर्फिक वेपन्स। दूसरे क्यूरेटर्स ऐसे कार्ड को कवर नहीं करेंगे। वो लिटरल वी बैंक बन गई। उसे एक क्लासलेस वॉरियर के लिए बेस्ट ऑफर कर रही थी। खैर, ऑफ कोर्स चॉइस ऑब्वियस है,
वो जांगनन यूनिवर्सिटी चुनता है। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हीरो पहले से ही पार्क में है ताकि एक नया स्किल थंडर फ्लैश ट्राई कर सके। इसके साथ वो इनक्रेडिबली फास्ट मूव कर सकता है। ये एक बहुत ही यूजफुल स्किल है जो ऑफ कोर्स मूवमेंट के सभी अन्य स्किल्स को लेवल्स पर पार कर जाता है और उसे सिग्निफिकेंटली एग्जॉस्ट करता है। नए स्किल्स का टेस्टिंग उसके फोन पर एक अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन से इंटरप्ट होता है। उसे स्कूल से 2 मिलियन मिले और एकेडमी जांगनान यूनिवर्सिटी से 5 मिलियन और मोस्ट लाइकली अन्य अवार्ड्स भी आ गए हैं, तो घर जाने का टाइम हो गया है। एकेडमी के आदमी पहले से ही युन चेन के घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। वो वादे के अनुसार पॉलीमॉर्फिक वेपन आइटम्स में से एक लाए थे और बॉक्स खोलने के बाद युन चेन ने हाईएस्ट क्वालिटी का एक खूबसूरत स्पीयर देखा। ये एक मॉन्स्टर ब्रेक अरे है जो स्पीयर, स्वॉर्ड और स्टॉफ के बीच स्विच कर सकता है। ये वेपन 3 गोल्ड रैंक वेपन्स के बराबर है। अब उसे ढेर सारे इक्विपमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आदमी कहते हैं कि यह ट्रिंकेट एकेडमी में अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। खैर, और यहाँ खासकर स्मार्ट आदमी के लिए वेपन्स की क्लासेस और उनके एन्चांटेड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। शॉर्ट में ब्लैक आयरन और ब्रॉन्ज, गोल्ड और प्लैटिनम, डायमंड और लेजेंड और इसी तरह के रैंक होते हैं और उन्हें क्वालिटी का एक एडिशनल स्टार जोड़कर इंचांट किया जा सकता है। हालांकि अगर कोई इंचांटिंग में फेल हो जाता है तो वेपन नष्ट हो सकता है, इसलिए युनचेन को इसके साथ सावधान रहने की जरूरत थी। और वे कुछ और भी लाए थे, वेपन से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बेसिक रेयर क्लास स्किल्स वाली बुक्स हैं। बाकी सब लाइब्रेरी मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा, लेकिन वो पहले से ही ला टपका रहा था। खैर, उससे भी। और गिफ्ट्स यहीं खत्म नहीं होते। दोंगन सिटी से उसे एक विला दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत घर है जो अब युनचेन और उसकी बहन के पूरे डिस्पोजल पर है। उनका पिछला घर इस घर के बाथरूम जितना बड़ा था। उसकी बहन आसपास देखने का ऑफर करती है, लेकिन युनचेन पूछता है कि अपने ही घर में आसपास देखने का क्या मतलब है। उसे वेस्टर्न बुक से सीख सकने वाले नए स्किल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। 70 साल पहले गेम डिवाइन पोजेशन आया था। 100 मिलियन से ज्यादा लोग एंटर हुए थे। नेचुरली ज्यादा लोगों ने नॉन ह्यूमन रेसेस जैसे ऑर्क्स या एल्व्स को चुना था। बाद में जब गेम रियलिटी के साथ मर्ज हो गया तो अलग अलग रेसेस के बच्चों ने ऑर्डिनरी ह्यूमंस के साथ बच्चे पैदा किए, जिससे नई और यूनिक ब्लड लाइन्स बनी। ये ध्यान देने लायक है कि दुनिया में सिर्फ सिस्टम और आइटम्स ही नहीं, बल्कि एनपीसीज, मॉन्स्टर्स, एक बड़ा मैप और बहुत कुछ इंटीग्रेट हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया पहले से 1 मिलियन गुना बड़ी हो गई है। नई दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डोंगयुन सिटी बहुत छोटा है। अन्य रेसेंट से मिलना मुश्किल है और सिर्फ जियांगनान जैसे बड़े शहर में जाकर ही युन चेन इस दुनिया को सीख पाएगा। बाकी दिन हीरो ने पढ़ाई में बिताया। उसने नई नॉलेज को इंसेशियबली अब्सॉर्ब किया और 1 महीने तक उसने न केवल रेयर क्लासेस को मास्टर किया बल्कि अपने नए वेपन मॉन्स्टर ब्रेक अरे को भी। लेकिन बाकी महीने उसने अपनी बहन के साथ बिताए। वे उन जगहों पर गए जहां पहले गरीबी के कारण नहीं जा सकते थे। जैसे ही स्कूल ईयर की शुरुआत करीब आई, उसकी बहन उनके अलग होने पर रोई। युन चेन ने कहा कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो उसे कॉल करना चाहिए और वो खुद को किसी भी चीज से मना नहीं कर सकती, क्योंकि वे अब अमीर हैं। अपनी बहन को अलविदा कहने के बाद उसकी अगली डेस्टिनेशन जांगनन यूनिवर्सिटी थी। जगह पर पहुंचने पर उसके सामने एक खूबसूरत नजारा खुला। बहुत सारे लोग, और न केवल इससे, उसने अभी तक इस सुंदरता और विविधता का सामना नहीं किया था जो देश की 7वीं एकेडमी के योग्य थी। लेकिन युन चेन के विचारों को एक एल्फ ने इंटरप्ट किया जो स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने का इंचार्ज था। उसने उससे उसका रिज्यूमे मांगा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दे दिया। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रार ने जोर से पढ़ा कि वो युन चेन है, सभी आंखें तुरंत उस पर दौड़ पड़ी और वास्तव में उसे इतनी बड़ी अटेंशन पसंद नहीं आती। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसी सिचुएशन में कैसे आ गया। एल्फ कहती है कि ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि उसने प्रोविंसेस में पहला स्थान हासिल किया था और इसलिए एकेडमी में पहला स्टूडेंट बन गया था। इसके अलावा वो एक अमात्र स्टूडेंट है जिसके पास कोई क्लास नहीं है जिसने ऐसी हाइट्स अचीव की हैं, और इसके लिए उसके पास कई प्रिविलेजेस हैं। उदाहरण के लिए उसके पास दूसरों से कहीं ज्यादा क्रेडिट्स हैं। एकेडमी में पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन क्रेडिट से कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेकिन बाकी प्रिविलेजेस के बारे में वो थोड़ी देर बाद जानेगा। तो जब वो पहले स्टूडेंट को उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाती है तो एल्फ पूछती है कि क्या युनचेन ने कोई चेयर चुनी है। जांगनन यूनिवर्सिटी में 5 डिपार्टमेंट्स हैं। वे मिलिट्री, सपोर्ट, एलिमेंटल, वेपन और टैक्टिकल डिपार्टमेंट्स हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट फाइटिंग और किलिंग पर फोकस करता है। एलिमेंटल डिपार्टमेंट एक मेज के लिए बेस्ट चॉइस है। टैक्टिकल डिपार्टमेंट खुद ही बोलता है। वेपन्स डिपार्टमेंट स्किल्स की बजाय वेपन्स पर फोकस करता है। लेकिन सपोर्ट डिपार्टमेंट एन्चांटमेंट्स और एल्केमी, ब्लैकस्मिथिंग और हीलिंग में स्पेशलाइज करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचेन जवाब देता है कि टैक्टिकल और सपोर्ट डिपार्टमेंट्स उसके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन बाकी 3 उसके फाइटिंग स्टाइल में पूरी तरह से फिट होंगे। और जब वे बात कर रहे थे, वे पहले ही उस जगह पर पहुंच गए थे जहां वो अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान रहेगा। युनचेन इस गिफ्ट से बहुत खुश है। उसे यकीन भी नहीं होता कि वो यहाँ अकेला रहेगा। यहाँ 3 फ्लोर,
टॉप क्वालिटी इक्विपमेंट और फर्नीचर, एक ट्रेनिंग ग्राउंड, एक ट्रेडमिल और संसाधनों के लिए एक स्टोरेज रूम है। ऑफ कोर्स एक मैन मंशन टॉप 50 रैंक वाले डिसिप्लिन के लिए एक प्रिविलेज है। जहां तक सबसे कम रैंक वाले डिसिप्लिन की बात है, वे एक कमरे में 5 या 6 लोग रहते हैं। भले ही यह डिसाइपल्स के बीच एक बहुत ही क्रूर डिस्टिंक्शन है, लेकिन चाहे उसे पसंद हो या ना हो, ये बस ऐसा ही है। इसकी वजह से सभी डिसाइपल्स यूनचेन से बहुत जलते हैं, तो वे एक हफ्ते के टाइम में उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। एक हफ्ते में एक रूकी कंपटीशन होगा। एकेडमी में एंटर करने वाला हर कोई प्रोविंस का जीनियस है। उनमें दूसरे और तीसरे स्थान वाले भी शामिल हैं, जिनसे क्लासलेस ने जबरदस्ती पहला स्थान छीन लिया था। उसे जितना हो सके उतना सावधान रहना होगा। और यहाँ सिस्टम फिर से पहला स्थान न खोने का टास्क देता है। फेल होने पर कोई पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर वो सफल होता है तो उसे एक नया एस रैंक स्किल और एक लकी पोशन मिलेगा। ऐसी मोटिवेशन के साथ यूनचेन अपने विरोधियों से नहीं डरता। उन्हें सिर्फ उसकी जगह लेने का रिस्क लेने दो। अगले दिन न्यू कमर्स की मीटिंग अनाउंस की गई और ऑफ कोर्स यूनचेन अगली कतारों में खड़ा था और पीछे के स्टूडेंट्स सिर्फ उसके पीछे उसके बारे में बात कर सकते थे और ईर्ष्या कर सकते थे कि वो सबसे ऊपर एक हवेली में रहता है। नेचुरली ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि यूनचेन चैंपियनशिप का हकदार नहीं है। उन्होंने भी अपने प्रोविंस में पहला स्थान हासिल किया था। उन्हें एक क्लासलेस के पीछे क्यों खड़ा होना चाहिए? लेकिन उन्हें शंगत्यान, जो ब्लड नाइट क्लास का चैंपियन है, ने चुप करा दिया और कहा कि अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं है तो वे अरीना में पहले डिसाइपल को चैलेंज कर सकते हैं, और अगर उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो उन्हें चुप रहने दो। फिर भी चिंगलिन, डोंगलिंग प्रोविंशियल चैंपियन, टाइलून डेथ नाइट क्लास का समर्थन करता है और कहता है कि लोगों के पीछे बात करना अच्छा नहीं है। और शू होंगफांग, जांगनान प्रोविंस का दूसरा स्थान, क्लास डिस्ट्रक्शन मेज, उनकी बातचीत में शामिल होता है और कहता है कि यूनचेन ने एक सीट चुराई है, तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी वो उसे नीचे खींच लेगा। ये यानफू, मिलिट्री डिपार्टमेंट के डीन, नोट करते हैं कि यूनचेन की वजह से जगह बहुत शोरगुल वाली हो रही है। हर कोई अपनी रैंकिंग को लेकर चिंतित है। कई स्टूडेंट्स उसे पहले स्थान पर रैंक करने के फैसले से सहमत नहीं हैं, लेकिन हर डीन ने उसकी लड़ाई का फुटेज देखा है और वो निश्चित रूप से पहले स्थान पर रैंक होने का हकदार है। सिया चिंगजोंग, वेपन्स डिपार्टमेंट के डीन, बातचीत में एंटर करती है और कहती है कि उसके फाइटिंग स्किल्स टॉप नॉच हैं और उसमें विभिन्न वेपन्स के लिए एक जन्मजात फाइटिंग सेंस और टैलेंट है, तो वो निश्चित रूप से उसकी पसंद होने वाला है। कहा जाता है कि वो आमतौर पर किसी से बात नहीं करती, लेकिन यहाँ वो अपने स्टूडेंट में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं है कि वो सच में बहुत टैलेंटेड है। ये यनफू कहता है कि यूनचेन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि सभी टीचर्स भी उसे चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें जल्दी करनी चाहिए। वो अपनी छड़ी से फर्श पर मारता है और एक पल में स्टूडेंट्स के सामने होता है। एकेडमी मैनेजमेंट के अनुसार मिलिट्री डिपार्टमेंट पांचों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और यह बूढ़ा आदमी इसका हेड है। ये यनफू कहता है कि उसे पहले स्थान को लेकर स्टूडेंट्स की असंतोष के बारे में पता है, इसलिए आज कंपटीशन आयोजित करने का फैसला किया गया। वे अब आराम कर सकते हैं, लेकिन 2 बजे तक वो सभी को स्क्वायर में उम्मीद करता है। और ऑफ कोर्स ऐसी खबर की वजह से सभी असंतुष्ट स्टूडेंट्स तुरंत उत्साहित हो गए, जैसे उन्हें उस आदमी को पछाड़ने का मौका मिल गया हो जिसने पहले ही एग्जाम्स में दिखा दिया था कि वो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गर है। फिर भी थोड़ी देर बाद हर कोई फिर से स्क्वायर में इकट्ठा हो गया। स्टूडेंट्स के सामने 3 गेट हैं, उनमें से एक सिल्वर है। कई स्टूडेंट्स ने तो उनके बारे में पहली बार सुना है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना तो दूर की बात है। हर कोई यूनचेन के फेल होने की उम्मीद में खुश होने लगता है, लेकिन हीरो रियलाइज करता है कि हर कोई उसे फाड़ने के लिए तैयार है। खैर, तो अब प्रोविंस के इन जीनियस को देखने का टाइम आ गया है। एक टीचर नियमों को एक्सप्लेन करता है। टेस्ट पास करते समय बिल्कुल सब कुछ अलाउड है। मेन बात है कि मरे नहीं, और उनके रहने की स्थिति और क्रेडिट्स की संख्या सीधे परिणामों पर निर्भर करती है, तो उन्हें इसे सीरियसली लेना चाहिए। और इन शब्दों के बाद गेट खुलने लगे, जिसका मतलब है कि ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स डंगोन में जा सकते हैं और ऑफ कोर्स यूनचेन सबसे पहले अंदर जाने का फैसला करता है। डंगोनन का नाम ट्रोल लेयर है। डिफिकल्टी एक नाइटमेयर है। पास करने के लिए आवश्यक लोगों की संख्या 1 से 5 है। नोट्स रात में ट्रोलों की फाइटिंग स्पिरिट बढ़ जाती है, इसलिए उसे जल्दी करनी चाहिए और यूनचेन तुरंत अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। हमें एक मैकेनिक दिखाया जाता है जो एक एक्सोस्केलेटन के समान हर किसी को गोली मारता है। ये यनफू नोट करता है कि इस साल सिलेक्शन की क्वालिटी बहुत हाई है, यहाँ तक कि 653वें स्थान पर आने वाला मैकेनिक भी बहुत आसानी से नाइटमेयर पास कर लेता है। लेकिन यूनचेन के अलावा जिसने टीचर्स का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो 213वें स्थान पर आने वाला फ्रेशमैन प्रीस्ट था। आखिरकार अपनी क्लास के बावजूद वो अकेला गया था और ये स्टूडेंट जमीन पर पड़ा कीड़े खा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा वो खाएगा उतना ज्यादा उसे डैमेज या रिवॉर्ड होगा। सभी टीचर्स और डीन जो देखकर शॉक में थे कि वो यहाँ कैसे आया। शा चिंगजोंग ने तुरंत यूनचेन को दिखाने का आदेश दिया
और जैसे ही कैमरा स्विच हुआ, हर कोई अब मजाक के मूड में नहीं था। उन्होंने लाशों के पहाड़ से भरा मैदान देखा। उसने पहले ही उन सभी को मार दिया था और दूसरे कमरे में चला गया था। यहाँ तक कि सबसे तेज डिसाइपल्स भी अभी भी लड़ रहे हैं। कुछ टीचर्स को समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है, और एलिमेंटल डिपार्टमेंट के डीन लिन हाउसन कहते हैं कि वे बस ठीक से नहीं देख रहे हैं। उसके तरीके काफी सरल हैं। ट्रोलों के शरीर जल गए थे और पेड़ों ने अपने सभी पत्ते खो दिए थे। उसने शायद आई ऑफ द स्टॉर्म का इस्तेमाल किया और सभी दुश्मनों को एक बिंदु पर खींचा और फिर फायरबॉल का इस्तेमाल किया। शब्दों में ये आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसी चीज को बिना आर्टिफिशियल मेज हुए करना मुश्किल है। ये बच्चा एलिमेंटल डिपार्टमेंट के लिए परफेक्ट होगा। ये यनफू मेज को इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो अभी भी कॉम्बैट पावर के मामले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है, लेकिन दूसरा कमरा सिर्फ कॉम्बैट परफॉर्मेंस का टेस्ट नहीं करता। और दूसरे कमरे में एंटर करते ही युनचेन के पैर फंसने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक दलदल है। वो अपनी छड़ी को सीधे चिपचिपी कीचड़ में डालता है और एक फायरबॉल का इस्तेमाल करता है जो उसे पीछे की ओर धकेलता है। दलदल बहुत मुश्किल इलाका है जिसमें रोशनी कम है। ऐसा लगता है कि उसे अच्छी परसेप्शन की जरूरत होगी। ये काफी चैलेंज होगा, लेकिन युनचेन के पास पहले से ही एक एक्शन प्लान है। युनचेन एक ड्रूइड स्किल नेचर सेंसिंग का उपयोग करता है, जिससे वो अपनी परसेप्शन में सुधार करता है। स्किल की ताकत आसपास के पौधों की संख्या पर निर्भर करती है। नॉर्मली नेचर सेंसिंग सिर्फ एक बेसिक स्किल है जो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन युनचेन का स्किल B+ रैंक का है, जिसका मतलब है कि वो पौधों के साथ रेजोनेट कर सकता है और उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पेड़, काई या लतायाज हैं, वे सभी हीरो की आंखें और कान बन सकते हैं। इसकी वजह से उसे जल्दी से रूम 3 का रास्ता मिल गया और वो तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। कई पेड़ों को पार करते हुए युनचेन पेड़ों से चिपकने के लिए एक बेल का उपयोग करता है। उसे दलदल में कदम रखने से बचने के लिए दलदल में से होकर अपना रास्ता बनाना पड़ता है, वरना वो फंस जाएगा। जैसे ही उसे खड़े होने के लिए ठोस जमीन मिलती है, उसे एक ट्रोल द्वारा खोज लिया जाता है जो तुरंत उस पर पीछे से कूदकर युनचेन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन क्लासलेस वाला मुड़ता भी नहीं है और अपने मॉन्स्टर ब्रेक अरे को एक स्टाफ में बदल देता है। इसे सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर इशारा करता है और ट्रोल को एक फायरबॉल से उड़ा देता है। किसी को भी ये रियलाइज नहीं हुआ लगता है कि बिल्कुल सभी पौधे उसकी आंखें और कान हैं। युनचेन को ट्रोल के एम्बुश के बारे में शुरू से ही पता था। उसने अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ दिया और ग्रोथ स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे पौधे सभी विरोधियों को रोक सकें। ग्रोथ स्किल में भी बदलाव आए क्योंकि उसका रैंक बढ़ गया था। दुश्मनों को रोकने के अलावा पौधों का एक पैरासाइट इफेक्ट भी था। एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद वे इसे तब तक खाएंगे जब तक वे अपने शिकार को सुखा न दें। टीचिंग स्टाफ को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि लड़के के स्किल्स इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक्शन में देखने के बाद सभी संदेह तुरंत दूर हो गए। मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड नोट करते हैं कि युनचेन ने वॉरियर के लिए टेस्ट को परफेक्टली निपटाया है। न केवल ताकत बल्कि परसेप्शन भी इंपॉर्टेंट है। सामान्य तौर पर कई परसेप्शन स्किल्स हैं। उदाहरण के लिए डार्क प्रीस्ट की डार्कनेस की परसेप्शन, इकोलोकेटर मैकेनिक्स या मैजिकल सर्च मेज। लेकिन युनचेन ने इस एरिया के लिए सबसे उपयुक्त स्किल चुना। वो स्पष्ट रूप से बहुत स्मार्ट है। इस समस्या के अन्य समाधान भी हैं। उदाहरण के लिए डिस्ट्रक्शन मेज बस अपने आसपास सब कुछ उड़ा देगा, जबकि ब्लड नाइट अपनी उत्कृष्ट रक्षा पर भरोसा करते हुए लड़ाई में कूद पड़ेगा। इस बीच युनचेन दलदली इलाके से लगभग बाहर निकल गया था। यहाँ से यह बहुत आसान होगा। कमरे का लेआउट एक मिनटोर की भूल भुलैया जैसा है। अच्छी परसेप्शन के बिना वो खो जाता, लेकिन लकीली पौधे उसके पक्ष में हैं। और फिर वो एक विशाल ट्रोल से टकराता है जो अगले कमरे के गेट गार्ड पोस्ट पर सो रहा है। ये एक लेवल 15 ट्रोल हंटर है जिसकी डिफिकल्टी सिल्वर लेवल है। ये गार्ड आखिरकार बहुत ज्यादा गर्मी से जागता है। उसे गर्मी का कारण रियलाइज होता है। ठीक उसके बगल में एक बहुत बड़ा फायरबॉल था जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है और उसे उसके पैरों से गिरा देता है। तो वो रूम 3 में अपने बॉस के ठीक सामने पहुंच जाता है। वो तुरंत बहाने बनाने लगता है और बॉस से उसे न मारने की भीख मांगता है। ऐसा लगता है कि फायरबॉल अटैक से उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। बॉस कहता है कि इस बार वो बुरे गार्ड को माफ कर देता है और कृतज्ञता में बड़ा आदमी लड़के को कुचलने का वादा करता है। लेकिन उसे एक चिड़चिड़ी आवाज द्वारा इंटरप्ट किया जाता है जो पूछता है कि वो किसे कुचलने वाला है। युनचेन धीरे धीरे उसके पीछे से आ रहा है और अगर ट्रोल अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है तो युनचेन खुशी खुशी उसकी मदद करेगा। और इन शब्दों के साथ नाइट की स्किल स्काई स्प्लिटिंग के एक ही झटके से हीरो ने आसानी से ट्रोल हंटर को मार दिया। इससे ट्रोल चीफ इनक्रेडिबली गुस्सा हो जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई बॉस के गार्ड डॉग को उसकी आंखों के ठीक सामने मारना। ट्रोल चीफ का लेवल 17 और गोल्डन रैंक है
और उसका रिटिन्यू ट्रोल हंटर्स और विच उससे ज्यादा पीछे नहीं है। वे अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली फाइटर्स हैं। युन चेन को स्पष्ट रूप से मुश्किल होने वाली है, इसलिए वो एनालाइज स्किल का उपयोग करता है और उसकी मदद से वो एक योजना सोचता है और इन शब्दों के साथ कि वो ट्रोलों के लिए एक दावत तैयार करेगा, युन चेन अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है। लेकिन सिर्फ ट्रोल चीफ तुरंत युन चेन पर झपट पड़ता है और वो बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करता है। हीरो सच में डर गया था, लेकिन इन शब्दों के साथ कि दया की भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है। ट्रोल चीफ अपने हथौड़े के एक ही वार से लड़के को कुचल देता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। आदमी ने एक क्लोन का इस्तेमाल किया था और वास्तव में ट्रोल चीफ ने डबल को मार दिया। ये एक बेकार टेक्निक है, चाहे उसने कितने भी क्लोन का इस्तेमाल क्यों न किया हो। ट्रोल उन सभी को एक एक करके मार देगा। जैसे ही अचानक कहीं से एक फायरबॉल आता है जो जोकरों की भीड़ में उड़ता है और उन्हें ट्रोल चीफ के ठीक पीछे उड़ा देता है। सरदार अपने एक गुर्गे से काफी तंग आ चुका है। वो न केवल डार्क मैजिक में बल्कि फायर मैजिक में भी कुशल है। एक बार जब वे क्लोन से निपट लेंगे तो वो उसे कैप्टन बनाने का वादा करता है, लेकिन अब उसकी बात नहीं है। लीडर एक खूनी फ्रेंजी में चला जाता है और एक असली मीट ग्राइंडर शुरू कर देता है और उसका मेज साइड किक उसके साथ रहता है। अब सिर्फ एक ही बचा है और ऐसा लगता है कि यह एक क्लोन नहीं है, ये एक असली ट्रोल है। वो कमीने को खत्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही अचानक आदमी का चेहरा एक अजीब आकार ले लेता है और ध्यान से देखने पर ट्रोल चीफ ने देखा कि उसका दुश्मन एक ट्रोल में बदल जाता है जो उससे दया की भीख मांगता है, लेकिन उसकी दलीलें सच होने वाली नहीं है। एक स्कारलेट फायरबॉल उसे बॉस की आंखों के ठीक सामने मार देता है और वही ट्रोल मेज जो लीडर की मदद कर रहा था एक ट्रोल में बदल जाता है। वो बड़े आदमी की चाल को समझने के लिए उसकी तारीफ करता है, लेकिन इससे उसके साथियों को नहीं बचाया जा सका और बॉस ने हीरो के लिए सारा काम कर दिया। ट्रोल चीफ ने आखिरकार अपने सभी सबऑर्डिनेट्स की लाशें देखी जिन्हें उसने खुद मार डाला था और इस समय टीचिंग स्टाफ यह सब देख रहा है, जिसे यह भी समझ नहीं आता कि वहां क्या हुआ। सामान्य तौर पर तीसरे कमरे का बॉस सिर्फ युन चेन को छोड़कर आसपास के सभी को मारना शुरू कर देता है और सिर्फ मैजिक डिपार्टमेंट के हेड को रियलाइज हुआ कि उसने स्किल सोल कंफ्यूजन का इस्तेमाल किया था। ये स्किल लक्ष्य के दिमाग को आर्टिफिशियल हेलुसिनेशन से भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोल कंफ्यूजन का सामान्य प्रभाव बॉस के लिए पर्याप्त नहीं होता। ये सब युनचेन के ओमनिपोटेंस टैलेंट के कारण है, जिससे वो अपने स्किल्स को बढ़ाता है। ये युवा लड़का बूढ़े लोगों को फिर से सरप्राइज करता है। उसने जानबूझकर ट्रोल वॉरियर्स के लीडर को बॉस के सामने मार दिया ताकि उसमें इमोशंस का उछाल पैदा हो सके। इससे उसके दिमाग तक पहुंचने में बहुत आसानी हुई। ये अद्भुत है कि वो अपने एक्शंस की कई कदम आगे कैलकुलेट कैसे करता है। आपको उसकी प्रेज करनी पड़ती है, लेकिन उसकी चाल फिर से काम नहीं करेगी तो अब वो क्या करने वाला है। लड़ाई शुरू होती है। ट्रोल इनक्रेडिबली गुस्सा है और उस असभ्य आदमी को मारने वाला है, लेकिन तुरंत एक माइन पर कदम रखता है और तुरंत फट जाता है। मॉन्स्टर कहता है कि वो आदमी बहुत बेईमानी से लड़ता है, लेकिन युन चेन इन चिल्लाहटों पर सिर्फ हंसता है और जब ट्रोल अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मस्ती कर रहा था, वो खुद को तैयार कर रहा था। अगर लीडर सच में सोचता है कि वो उसे पकड़ सकता है, तो हीरो तुरंत लाइटनिंग सॉर्सरर स्किल बोन स्पाइक, मेज स्किल रॉकफॉल और मैकेनिक स्किल एक्सप्लोसिव डिवाइस का उपयोग करता है। और इतने बड़े डैमेज के बाद भी एक काफी पिटा हुआ ट्रोल अभी भी अपने पैरों पर खड़ा रहा और युनचेन के करीब भी पहुंच गया। ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी से जैसा कि उम्मीद थी, सिवाय इसके कि वो सिर्फ अपने क्लोन तक पहुंचा और असली युनचेन ठीक उसके पीछे खड़ा है। वो नाइट के स्किल एरियल डिसेक्शन का उपयोग करता है, जिससे वो अपने दुश्मन पर दर्जनों कट्स लगाता है। इस स्किल से युनचेन ने ट्रोल लेयर ट्रायल्स को नाइटमेयर डिफिकल्टी पर खत्म कर दिया और पूरा करने का समय सिर्फ 11 मिनट और 43 सेकंड है। उसे याद दिलाया जाता है कि अगर संभव हो तो रिवॉर्ड उठा ले। टीचर्स अभी भी उसके साथ शॉक में हैं। ये सच में एक अविश्वसनीय स्टूडेंट है और जाल वाले स्किल्स को रियल कॉम्बैट में लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनका बहुत कम उपयोग किया जाता है। युनचेन सभी सबसे मुश्किल स्किल्स का अधिकतम उपयोग करता है। बाकी लड़के अभी भी बॉस रूम में हैं और बस स्टेज 1 में बदलाव को सीधा कर रहे हैं। क्लासलेस युनचेन लीडर बना हुआ है। प्रिंसिपल शिया चिंगजोंग घमंडी हो जाती है और कहती है कि अब उसके डिपार्टमेंट में आखिरकार ऐसा सक्षम स्टूडेंट है, लेकिन प्रिंसिपल ये यनफू कहता है कि वो उसे कभी भी उस युवा को नहीं देगा और फिर वे तुरंत आंखें मिलाते हैं और अन्य प्रोफेसर हैरान हैं कि इस जोड़े ने युनचेन को डंजन से बाहर निकलने से पहले ही बांटना शुरू कर दिया। इस समय युनचेन सरदार की खूनी लाश पर खड़ा है। डिफिकल्टी और परीक्षा में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए उसे एसएसएस रैंक का ग्रेड मिलता है, एक नया रिकॉर्ड। ऐसे अच्छे परिणाम के इनाम के रूप में युनचेन को 21,350 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 25 स्किल और एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही एक लेवल 2 गोल्डन स्टॉर्म एक्स और ट्रोल डिस्ट्रॉयर का टेडिटल, जो ट्रोल पर डैमेज को 35% बढ़ाता है। उसका लेवल एक ही बार में 3 पॉइंट्स बढ़ गया है। एक ऐसा रिवॉर्ड जिसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन यह सब नहीं है, उसे एक बार फिर 3 टैलेंट्स में से चुनने का मौका दिया जाता है। डबल कास्ट,
जो पहले के बाद स्वचालित रूप से एक दूसरा स्पेल बनाता है, ऑरा ऑफ पावर, जो लड़ाई में अटैक स्पीड और एडिशनल डैमेज देता है, और बैटल मैडनेस, जिसके साथ एक ही दुश्मन पर हर अगला अटैक स्पीड को 4% बढ़ाएगा। टैलेंट्स फिर से काफी अच्छे हैं, लेकिन पसंद हमेशा की तरह स्पष्ट है। डबल कास्ट सबसे उपयोगी होगा, तो युनचेन उसे चुनता है और एक बार फिर एक प्रकाश की किरण उसके माथे में उड़ती है, उसे टैलेंट प्रदान करती है। ऐसा क्लासी रिवॉर्ड मिलने के बाद वापस जाने का टाइम हो गया है। अचानक कुछ युनचेन के सामने बनता है, ये एक और पोर्टल में बदल जाता है। लेकिन ये यहाँ क्यों है? युनचेन ने पूरे डंजन को क्लीन कर दिया है, या शायद ये एक हिडन लेवल है जिसके बारे में युनचेन ने सुना है लेकिन पहली बार सामना कर रहा है। वे कहते हैं कि अविश्वसनीय रूप से खतरनाक मॉन्स्टर्स असामान्य शक्तियों के साथ वहां दुबके हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मारने का रिवॉर्ड उपयुक्त होगा। चूंकि यह परीक्षा का हिस्सा नहीं है, ये बड़े रिकॉर्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए युनचेन बिना किसी हिचकिचाहट के अज्ञात में एंटर करता है। हमें टेस्ट गेट दिखाया जाता है जिससे एक स्टूडेंट बाहर कूद गया था। वो सोचता है कि उसने डंजन पहले पास किया। ये लड़का तुरंत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो युनचेन से कहीं बेहतर है और उसने आखिरकार इसे साबित कर दिया है। वो एक और व्यक्ति को नोटिस करता है और दूसरे स्थान पर आने के लिए उसे बधाई देता है। लेकिन यह लड़का इस बात से परेशान नहीं है कि वो पहला स्थान हासिल नहीं कर पाया, बल्कि इस बात से कि उसका प्रतिद्वंद्वी युनचेन नहीं है। बाकी लड़के भी खत्म करना शुरू कर रहे हैं और खुश हैं कि युनचेन टॉप 10 में भी नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने सच में फाइनल एग्जाम में चीटिंग की थी। एक लड़की नोटिस करती है कि युनचेन का डंजन उनके वर्जन से बहुत अलग है। हर कोई युनचेन की स्क्रीन को विस्तार से देखने लगता है और अहंकारी स्टूडेंट रियलाइज करता है कि क्लासलेस वाला बहुत पहले ही अपना टेस्ट पास कर चुका है और सीक्रेट लेवल तक पहुंच गया है। ऑफ कोर्स ईर्ष्यालु स्टूडेंट फिर से चिल्लाने लगते हैं कि युनचेन ने किसी तरह चीटिंग की है और ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वे उसकी तुलना में कमजोर हैं। और फिर उन्हें प्रिंसिपल ये ने इंटरप्ट किया। वो उनसे चुप रहने और अपने परिणाम का इंतजार करने के लिए कहता है। फिर वे युनचेन का ब्रॉडकास्ट बंद कर देते हैं, जिससे लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं। बूढ़े लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि क्लासलेस वाला हिडन लेवल एक्टिवेट कर सकता है, और अब क्या होगा? युनचेन खुद को एक अजीब कमरे में पाता है, एक छोटा कमरा जिसमें एक पुतला खड़ा है। क्या यह सच में उसका प्रतिद्वंद्वी है? मॉन्स्टर कर्स्ड स्ट्रॉ मैन लेवल 1 एबिलिटीज हिडन नोट्स। कोई नहीं जानता कि यह पुतला कहां दिखाई देगा, लेकिन उसका आना अच्छा संकेत नहीं है। युनचेन तुरंत एनालाइज का उपयोग करता है। क्या वो सच में लेवल 1 है? ये एक ट्रैप हो सकता है, तो उसे सावधान रहना होगा। और इस पल में पुतला हिलना शुरू कर देता है। युनचेन तुरंत एक डिफेंसिव स्टांस में आता है और ये टेस्ट करने के लिए एक वाटर एलिमेंट तैयार करता है कि ये मॉन्स्टर क्या करने में सक्षम है। लेकिन यह पुतला तुरंत रास्ते से हट जाता है और हीरो के चेहरे के ठीक सामने होता है। वो अविश्वसनीय रूप से फास्ट है, लेकिन थंडर फ्लैश कहीं ज्यादा तेज है। मॉन्स्टर को यह भी रियलाइज नहीं हुआ कि उसका दुश्मन एक पल में गायब क्यों हो गया, और युनचेन कहता है कि यह बहुत करीब था और वो लगभग पकड़ा गया था। लेकिन वो जल्दी से कुछ गलत नोटिस करता है। पुतले के पास युनचेन के बाल थे। वो अटैक नहीं करना चाहता था, बल्कि सिर्फ उसके बालों का एक गुच्छा लेना चाहता था। और फिर गुड़िया एक अजीब ईविल एनर्जी छोड़ना शुरू कर देती है। युनचेन एक चांस लेने का फैसला करता है और उसे इससे जितनी जल्दी हो सके निपटना होगा। और स्ट्राइकर स्किल फायर फिस्ट का उपयोग करके युनचेन पुतले के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। इससे एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, जिससे कुछ बहुत फास्ट स्पीड से उड़ता है और दीवार में जा टकराता है। ये युनचेन था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? उसे अपने ही मुक्के से चोट लगी थी और इस पुतले ने हीरो का रूप ले लिया था। कर्स्ड स्ट्रॉ मैन दीवार पर जाता है और अपनी पूरी ताकत से कंक्रीट पर मारता है, और उस पल में युनचेन का सिर इतनी जोर से टकराता है कि खून बहने लगता है। पुतले को हुए सभी डैमेज हीरो को वापस मिलेंगे। युनचेन तुरंत उसे धीमा करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन वो उस पर हमला नहीं कर सकता। वो अभी भी कुछ नहीं कर सकता और पुतला दीवार पर लात मारता है और युनचेन जमीन पर गिर जाता है। लंबे समय बाद पहली बार उसे दर्द होता है। फिर वो वाइन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी सफल नहीं होता, क्योंकि पुतला दीवार पर मुक्का मारकर उसके अटैक को इंटरप्ट करता है। तेज दर्द हीरो की कंसंट्रेशन को बाधित करता है, लेकिन युनचेन डरता नहीं है। वो ऐसे प्रतिद्वंद्वी से एक्साइटेड है। ऑलराइट गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो दिल से थैंक यू। बस एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। याद है ना टारगेट 1000 लाइक्स। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी क्रेजी कंटेंट आने वाला है। कमेंट्स में जरूर बताओ कि आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, और अगर चाहते हो तो लिखो पार्ट 2 कमेंट्स में। चलो इस वीडियो को 100 कमेंट्स तक ले चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ और सपोर्ट बनाए रखो। बाय बाय।